श्रद्धेय महानुभाव, गणित की दुनिया में विचार करते हुए आयत के प्रकरण में हम लोग विचार कर रहे थे। आयमयति इति आयत, वह भाग जो फैला हुआ है। अब फैला हुआ भाग में उसका परिमाप कैसे निकालें, क्षेत्रफल कैसे निकालें, एरिया कैसे निकालें, पेरीमीटर कैसे निकालें, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। चर्चा के क्रम में यह भी बात आई कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वह बराबर है, या वो चौड़ाई के रूप में या लंबाई के रूप में। और भुजा के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। न कुटलो भवती थी भुज, जो टेढ़ा नहीं होता, सीधा होता है। अब भुजा के अंदर भी दो बिंदु लगा देने पर हम उसको रेखा का खंड भी कहते हैं। खंडयति खंड, टुकड़ा, और लिखती रेखा, जो भी खींच दिया गया वो रेखा है। अब उस पर दो बिंदु लगा के उन बिंदुओं के समूह से रेखा का खंड बनाया, उसको भुजा भी कहा जा रहा है। और उसको लंबाई के रूप में भी कहा जा रहा है, चौड़ाई के रूप में भी कहा जा रहा है। जब वह फैलाव में है तो चौड़ाई है, जब लंबवत है तो लंबाई है। इस प्रकार से शब्दों का थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा है। लेकिन यदि हम चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र पर विचार करें तो ABCD एक चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र दिखाई पड़ता है। और यदि प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, समकोण हो, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसको आयत की बात कही जा रही है। अब रेक्टेंगल में, आयत में हम लोग विचार करें कि उसके फैलाव के दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, लंबाई में और चौड़ाई में। लंबाई के लिए लंबा शब्द का प्रयोग है, चौड़ाई के लिए विस्तृतः शब्द का प्रयोग है, जो फैला हुआ है विशेष प्रकार से। और लंबते लंबा। अब इसी में यदि हम विचार करें कि कोण A से कोण D तक और कोण B से कोण C तक हम यदि दो रेखाएं खींच देते हैं तो वो रेखा खंड बन जाता है। और वो O पर जा करके मिल जाता है, जिसको हम मिल जाने के कारण कहते हैं कि ये आर पार चला गया। गोइंग अक्रॉस फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कोना से दूसरे कोना तक। तब ऐसी परिस्थिति में ये दोनों रेखाखंड प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और प्रतिच्छेदी पर विचार करें तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और छिद विदारणे धातु है, और घाय प्रत्यय लगकर प्रतिच्छेदी बना हुआ है। छ के पहले चकार दिखाई पड़ता है, छे च से तुक आगम होकर और उस चकार का चकार हो गया है। यानी कि एक दूसरे को ओ बिंदु पर आर पार कर रहे हैं। आर पार करने से आयत के अंदर दो आकृतियों का संवर्धन दिखाई पड़ता है, और पुनः दूसरी रेखाखंड से छेद करने पर ये हमारे सामने एक आकृति में चार आकृतियां दिखाई पड़ती है, जो त्रिभुज के रूप में है। यदि हम दो त्रिभुज की बात करें तो ACD और एक ABD, दो त्रिभुज की बात है।
उसमें से यदि हम एक त्रिभुज की बात करें, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि त्रिभुज के अंदर जो लंबवत है और जो विस्तृत है, इस दोनों के अंतिम भाग को स्पर्श करने वाली एक रेखा है जिसको हम कर्ण कह रहे हैं। यानी कि AC और CD। तो AC में हम उसको चौड़ाई की ओर विस्तृत की ओर ले जाते हैं और CD में उसको लंबाई की ओर ले जाते हैं। तो CD यदि लंबाई है तो AC उसकी चौड़ाई है। तो AC में और CD में D बिंदु और A बिंदु को मिलाने के बाद AD जो रेखाखंड तैयार हो रहा है, इसी रेखाखंड पर हमें और आपको विचार करना है। तो इस रेखाखंड पर यदि हम विचार करते हैं तो विचार के क्रम में हम क्या देखते हैं? विचार के क्रम में हमारा विचार जब आगे बढ़ता चला जा रहा है तो विचार की दुनिया में हम देख रहे हैं कि त्रिभुज के अंदर जो बात दिखाई पड़ती है उसमें AC, CD और AD, A और D बिंदु पर जो प्रतिच्छेदी रेखा है वह O पर CD से मिल रही है। तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज यदि हमारे पास में ACD है और उसमें AD AC को और CD को A बिंदु और D बिंदु पर मिला रही है या मिल रही है, इसको हम कर्ण कह रहे हैं। एक त्रिभुज में लंब और पुनः यदि हम 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र आयत में देखते हैं, उसी लंब को हम आधार कह रहे हैं और कहीं पर वही लंब चौड़ाई की बात में आ रहा है। तो लंबवत है तो लंबाई है, फैला हुआ है विस्तृत चौड़ाई है। अब थोड़ा सा अंतर हो गया कि यदि AC DB कोई आयत है तो जो नीचे वाला स्वरूप है उसको हम आधार कह रहे हैं। अध्रियते इति आधार, आंग उपसर्ग है, ध्री धातु है, धारण अर्थ है। यानी कि इसी CD आधार पर AC, BD, AB, AD, CD और CB ये सब रेखाखंड रेखाएं दिखाई पड़ती है या भुजाएं दिखाई पड़ती है। कोई लंबवत हो जा रहा है, कोई लंबवत होकर के फैल करके चौड़ाई में परिणत हो जा रहा है। तो हम आयत के अंदर लंबाई और चौड़ाई से चर्चा कर रहे हैं। तो यदि हम लंबाई और चौड़ाई से चर्चा कर रहे हैं तो लंबाई के अंतिम बिंदु और चौड़ाई के अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा AD को हम कर्ण कह रहे हैं। और कर्ण पर यदि विचार कर रहे हैं तो क्री विक्षेपे धातु है, किरति, और न प्रत्यय लग के बन जा रहा है कर्ण। अब ये कर्ण है त्रिभुज के लिए, लेकिन यदि हम आयत में जा रहे हैं और दो रेखा खंड O पर परिच्छेद करने के कारण, ये परिच्छेदी रेखा होने के कारण ये विकर्ण हो जा रहा है। तो त्रिभुज में हमें कर्ण दिखाई पड़ता है क्योंकि वह एक रेखा खंड है, वो एक तरफ बिखरा हुआ है। और चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला आयत पर विचार करते हैं तो ये प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में, यानी कि O बिंदु पर CB और AD के मिलने के कारण ये विकर्ण हो जा रहा है।
यानी कि एडी और सीबी ओ बिंदु पर जब प्रच्छेद करते हैं तो यही प्रतिच्छेदी रेखा विकर्ण के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसको विकिरति इति विकर्ण, न प्रत्यय यहाँ भी है, किरी विक्षेप यहाँ भी है, लेकिन बी लगने से विशेष अवस्था है। यानी कि ए बी सी डी चारों शीर्षस्थ बिंदुओं को खींच करके रखने की व्यवस्था में, संतुलित रखने की व्यवस्था में एडी और सीबी दो विकर्ण दिखाई पड़ते हैं। तो चतुर्भुज में, आयत में विकर्ण की बात आ गई और त्रिभुज में कर्ण की बात आ गई। जब एक रेखाखंड है तो कर्ण की बात आ गई, और दो रेखाखंड जब प्रच्छेद करके ओ पर मिलान बिंदु पर व्यवस्थित है तो हम उसको विकर्ण कह रहे हैं। अब कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस की बात आ रही है, और विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल की बात आ रही है। अब अंग्रेजी वाला हाइपोटेनस और डायगोनल कह रहा है, लेकिन इसको ठीक से बारीकी से समझने के लिए कर्ण ही विकर्ण बन जा रहा है। और जब एबीसीडी आयत में ए बिंदु डी बिंदु को संभाले, उसके फैलाव की ओर रेखा खींच दी गई तो वो कर्ण है। लेकिन एबीसीडी आयत में जब दोनों कॉर्नर को, दोनों कोना को मिला देने की बात आई और ओ पर बिंदु मिल गई, क्रॉस कर गई, तो अंग्रेजी में बात कही गई गोइंग अक्रॉस फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कोना से दूसरे कोना में जाना। तो ऐसी परिस्थिति में ये विकर्ण की बात आ गई। तो विकर्ण चतुर्भुज में, आयत में, और कर्ण त्रिभुज में, ये हमें समझना है। धन्यवाद।